हाँ जी भाई, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे हो गए। डीबीएमएस और एसक्यूएल के इस वीडियो में जो हम हैं क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन एंड आंसर। मैंने ये क्वेश्चन है ना आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करे थे फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। और साथ में मैंने कुछ 2-3 क्वेश्चन और ऐड किए हैं, तो उनका भी हम सॉल्यूशन देखेंगे। और आप लोगों में से बहुत लोगों को लगता है कि वीडियो नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। देखो, कुछ टाइम के लिए मैं मानती हूँ कि मैं ऑफ मैंने लिया था, क्योंकि मैं अपने होम टाउन गई थी, तो ऑब्वियस है कि फैमिली के साथ एंजॉय करना तो बनता है। तो वहाँ पे मैं वीडियो शूट ना ही तो मुझे टाइम लग पाया, और टाइम लग भी पाता तो घर पे ऐसा माहौल नहीं हो पाता है कि मैं वीडियो शूट कर पाऊँ। और अभी रात के 12 बजे हैं मैं वीडियो शूट कर रही हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि दिन में मुझे उतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो अभी देखते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डीबीएमएस। डीबीएमएस क्या है। ये 5 क्वेश्चन मैंने ना आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करे थे। अगर आप लोगों ने वहाँ पे देखा हो, किसी ने प्रैक्टिस की करी हो तो वहाँ पे मैंने आपको प्रोवाइड करी थी। तो सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ डीबीएमएस, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेज ओवर द ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम। डीबीएमएस क्या है और इसकी जो फाइल सिस्टम था ना उसके मुकाबले इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, ये मैंने बहुत डिटेल में आपको वीडियो में करवाया है। जो डीबीएमएस की वीडियो है ना उसमें मैंने आपको बताया था कि जो फाइल सिस्टम है उससे हम डीबीएमएस की तरफ क्यों स्विच करे हैं, ठीक है। क्यों किया है हम लोगों ने फाइल से डीबीएमएस की तरफ स्विच, क्योंकि जो फाइल सिस्टम है उसमें बहुत रिडंडेंसी आ रही थी डाटा की, ठीक है। उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था। अगर हमें फाइल में से 2 फाइल है मान लो हमारे पास, अगर हमें कोई सेम डाटा इनमें से फैच करना है, ठीक है, तो उन्हें अलग अलग एक तो सेव करना पड़ रहा था, साथ में अलग अलग उनके लिए प्रोग्राम हमें लिखने पड़ रहे थे। तो उस सब से डील कर जो उसमें प्रॉब्लम्स थी उस सब से डील करने के लिए हम क्या लेके आए, एक सेंट्रलाइज्ड डीबीएमएस सिस्टम लेके आए, ठीक है। तो डीबीएमएस क्या है, अ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस डाटा एफिशिएंटली। क्या करता है, डाटा को बहुत एफिशिएंटली मैनेज करता है, और अलाउिंग स्टोरेज, रिट्रीवल एंड मैनिपुलेशन ऑफ डाटा इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर। मतलब कि जो डीबीएमएस है ना इसमें जो हमारा डाटा एक बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में स्टोर होता है। जैसे कि आरडीबीएमएस है, इसमें डाटा आरडीबीएमएस में क्या होता है कि रिलेशंस की फॉर्म में डाटा स्टोर होता है, ठीक है। रिलेशंस बोले तो टेबल्स की फॉर्म में डाटा हमारा स्टोर होता है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर्ड वे में, एक अच्छे मैनर में। जैसे कि आप एसक्यूएल की क्वेरी लगा के अपने डाटा को फैच कर सकते हो यहाँ से, तो एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपका डाटा स्टोर होता है। इट प्रोवाइड्स सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ओवर डाटा अनलाइक ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम से। जैसे कि सेंट्रलाइज्ड आपको ये एक स्टोरेज प्रोवाइड करता है। जैसे कि आपको ने देखा होगा कि एक रेलवे का सिस्टम है, ठीक है, रेलवे का, या फिर आप किसी भी ऑनलाइन कंपनी का ले सकते हो एग्जाम्पल, जैसे अमेजन है, ठीक है। उनका एक सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज सिस्टम मिलेगा वहाँ पे कहीं ना कहीं इंडिया में। तो जो उसका सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज सिस्टम है वहीं से आपका डाटा जो फैच होता है, ठीक है। कि मान लो किसी ने कोई भी प्रोडक्ट है, मान लो किसी ने कोई शूज़ ऑर्डर करे हैं, ठीक है। अब उसमें से 1 जा चुका है, 2 जा चुके हैं, हमारे पास स्टॉक में, अमेजन के पास कितने स्टॉक में बचे हुए हैं, 5 बचे हुए हैं, 3 बचे हुए हैं, 2 बचे हुए हैं। आपने देखा होगा कई बार आउट ऑफ स्टॉक दिखाता है, ठीक है, कई बार उसमें दिखाता है ओनली 1 लेफ्ट। तो वो किस तरीके से दिखाता है कि पूरे इंडिया में चल रहा है ना। तो कि अभी मान लो आप मुंबई बैठे हो, आपने मुंबई में ऑर्डर कर दिए, ठीक है, तो वही जो सेम चीज़ है आपको जैसे ही आपने ऑर्डर किया यहाँ से वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया। मान लो आप हरियाणा से देख रहे हो कि अब आपको दिखा है कि वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुका मुंबई से, तो लेकिन वो ऑर्डर हुआ है। तो वो इस वजह से हो पा रहा है क्योंकि वो एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है उनका। सेंट्रलाइज सिस्टम से जो चीज़ें हैं वो फैच हो रही हैं, ठीक है। तो हर एक अपना जो कंपनीज़ हैं, हर एक कंपनी का अपना अलग अलग स्टोरेज सिस्टम होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। बहुत मतलब मैंने देखा है सर्वर होता है, बहुत बड़ा सर्वर होता है। मैंने एक डिपार्टमेंट में देखा था, तो वहाँ पे जैसे कि एक पूरा बड़ा सेंट्रल स्टोरेज सिस्टम था वहाँ पे उनका पूरा। वहाँ पे बहुत सारे एसी भी लगे थे जहाँ पे उनका डाटा सर्वर था, ताकि जो कूलिंग है वो बनी रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीटिंग वहाँ से हीट निकलती है जहाँ पे ये सर्वर रखे होते हैं, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस ओवर फाइल सिस्टम। तो इसकी क्या क्या एडवांटेजेस हैं डीबीएमएस की फाइल सिस्टम के कंपैरिजन में। तो ऑब्वियस है इसमें जो डाटा रिडंडेंसी है वो डिक्रीज हो जाती है, डाटा रिडंडेंसी कंट्रोल में रहती है। इसमें हाई डाटा रिडंडेंसी, रिडंडेंसी का मतलब क्या है कि डाटा की डुप्लीकेसी, ठीक है। जैसे कि मान लो आपके पास 2 टेबल्स है, स्टूडेंट नाम की टेबल है, ठीक है, एक आपके पास एडमिशन नाम की टेबल है
यहाँ पे भी स्टूडेंट के नाम है, यहाँ भी स्टूडेंट के नाम है, तो दो दो जगह स्टूडेंट के नाम हो गए ना। तो इससे क्या है कि डाटा की डुप्लीकेसी आ गई। अब ये भी आपको स्टोर करना है, ये भी स्टोर करना है, तो ये भी स्टोर है, ये भी स्टोर है, तो सेम चीज़ ने सिर्फ नेम ने दो जगह स्पेस ले लिया ना मेमोरी में। तो इस सबसे डील करने के लिए हम क्या लेके आए, DBMS को। उसके बाद है डाटा कंसिस्टेंसी, डिफ़िकल्ट टू मेंटेन कंसिस्टेंटी अक्रॉस फाइल्स। कंसिस्टेंसी में क्या है कि मान लो यहाँ से कोई बच्चा है जो वो एडमिशन है उसका वो कट चुका है, ठीक है, बच्चा है जो चला गया है TC लेकर के, यहाँ से आपने बच्चे का नाम है जो हटा दिया, लेकिन यहाँ से आपने रिमूव नहीं किया, तो इससे क्या है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं रहती है डाटा की, ठीक है। तो DBMS में क्या है, कंसिस्टेंसी जो है वो बनी रहती है। डाटा सिक्योरिटी, लिमिटेड सिक्योरिटी होती है। फाइल कैन बी एक्सेस्ड डायरेक्टली, फाइल को जो हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन जो DBMS है, DBMS में यूज़र की ऑथेंटिकेशन हमें प्रोवाइड करी जाती है। जैसे कि मान लो आप अमेजन का डाटाबेस है अमेजन के डाटाबेस में क्या आप ये देख सकते हो कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो जिस भी कंपनी का प्रोडक्ट है वो कहाँ पे किस वेयर हाउस में स्टोर है, नहीं देख सकते ना। ये तो सिर्फ कंपनी ही देख सकती है, ठीक है। आप क्या देख सकते हो, आप अपना कार्ट देख सकते हो, आप लॉगिन करके अपने ऑर्डर आइटम्स देख सकते हो। तो जो उससे क्या है कि ऑथेंटिसिटी बनी रहती है। सिर्फ आपके पास किस चीज़ का एक्सेस है, आपके पास सिर्फ अपने लॉगिन का एक्सेस है, आपके पास एडमिन का एक्सेस नहीं है ना। तो इससे क्या है कि ऑथेंटिसिटी बनी रहती है। डाटा शेयरिंग है, शेयरिंग इसमें डाटा की जो है कॉम्प्लेक्स होती है फाइल सिस्टम में, एरर प्रोन होता है, लेकिन इसमें क्या है मल्टीपल यूजर से जो एक साथ डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि अमेजन है, अमेजन पे देखो कितने ही लाखों लोग एक साथ एक्सेस करते हैं चीज़ों को, है ना। बैकअप एंड रिकवरी, मैनुअल एंड एरर प्रोन होती है इसमें। जो हम लोग हैं खुद से ही हमें फाइल सिस्टम को मैनेज करना पड़ता है, लेकिन जो डाटाबेस है वो ऑटोमेटिक बैकअप हो जाता है, रिकवरी भी होती है उसमें। एग्जाम्पल्स जैसे कि फ्लैट फाइल्स, जैसे कि आपके फ़ोन में भी आपने देखा होगा फाइल्स बनी रहती हैं, है ना, फाइल्स का एक फोल्डर होता है वो। स्प्रेडशीट हो गई। DBMS में कौन कौन सी होती हैं, ओरेकल, माई एसक्यूएल तो हमारे सिलेबस में भी है, SQL सर्वर। उसके बाद है नेक्स्ट, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स विद रिस्पेक्ट टू DBMS की जो ये हैं प्राइमरी की, फॉरेन की, कैंडिडेट की, कंपोजिट की, इन्हें डिफाइन करो। अभी देखो आपके पेपर में ना जो 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो 4 नंबर के क्वेश्चन में मान लो आपको ये दिया है, मैंने 4 नंबर के क्वेश्चन के एस्पेक्ट से ही ये आंसर्स आप लोगों के लिए बनाए हैं, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं बनाए हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि हो सकता है आपको सिर्फ एक प्राइमरी की ही 4 नंबर में आ जाए, या फिर हो सकता है कि चारों ही आ जाएं, एक एक नंबर के, ठीक है। तो इसमें आपको खुद को देखना पड़ेगा कि हाँ मेरे पास 2 आवर्स हैं 15 क्वेश्चन के लिए, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको एक क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, ठीक है। तो प्राइमरी की क्या है, प्राइमरी की वही तो होती है जो मान लो आपके पास एक टेबल है, जैसे कि हमारे पास ये टेबल है स्टूडेंट नाम की, इसमें स्टूडेंट की आईडी है 101 102, नेम है अमित एंड साक्षी, इस तरीके से ईमेल इसमें लिखी हुई है, ठीक है। तो आप देखो जो इसमें प्राइमरी की है वो हमने किसको बनाया है, स्टूडेंट आईडी को क्यों हमने प्राइमरी की बनाया है, क्योंकि ये दोनों क्या है, यूनिक है मतलब कि अलग अलग है, ठीक है, यूनिक है। तो प्राइमरी की हमेशा क्या होगी, यूनिक होगी। अ फील्ड दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल, मतलब कि जैसे ये प्राइमरी की वजह से ये हमारा पूरा का पूरा रिकॉर्ड है वो यूनिक है, ठीक है। क्योंकि देखो नाम तो सेम भी हो सकते हैं, यहाँ पे भी अमित हो सकता है, लेकिन इस अमित की आईडी क्या है 102, तो जो प्राइमरी की है, प्राइमरी की वजह से हमारा जो ये रिकॉर्ड है वो क्या हो रहा है, यूनिक बन रहा है, ठीक है। जो प्राइमरी की है वो कभी भी नल नहीं होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। तो इन स्टूडेंट टेबल स्टूडेंट आईडी कैन बी द प्राइमरी की। उसके बाद है फॉरेन की क्या होता है, अ फील्ड इन वन टेबल दैट रेफर्स टू प्राइमरी की अनदर टेबल, ठीक है। एक फील्ड होता है एक टेबल में तो प्राइमरी की होगा और दूसरी टेबल में वो क्या होगा, फॉरेन की होगा, ठीक है। एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स एंड एंश्योर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, जैसे कि आपको यहाँ पे एक टेबल दिख रही है मार्क्स नाम की टेबल, ठीक है। मार्क्स नाम की टेबल में एक स्टूडेंट आईडी आपको कॉलम दिख रहा है, ये यहाँ पे क्या है, प्राइमरी की है, और इसी टेबल में क्या है, फॉरेन की है, ठीक है, मार्क्स नाम की टेबल में। तो यही जो स्टूडेंट आईडी नाम का कॉलम है, ये इन दोनों टेबल्स को क्या कर रहा है, आपस में कनेक्ट कर रहा है। तो मार्क्स आईडी जो 101 की है वो 1 है, 102 की क्या है 2 है, और मार्क्स कितने हैं 101 के 85 एंड 90, इस तरीके से।
ठीक है। इन अ मार्क्स टेबल स्टूडेंट आईडी कैन बी अ फॉरेन की रेफरेंसिंग स्टूडेंट आईडी इन द स्टूडेंट टेबल। उसके बाद है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या होती है? कैंडिडेट की वो होती है जो कि प्राइमरी की बनने के लिए कैंडिडेट होती हैं, मतलब कि उनमें वैल्यूज़ भी यूनिक होती हैं और कोई भी वैल्यू नल भी नहीं होती। ठीक है, तो उनमें से किसी एक को प्राइमरी की बना दिया जाता है और बाकी हमारी क्या बन जाती हैं? अल्टरनेट की। तो एनी एट्रीब्यूट और सेट ऑफ फील्ड्स दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई आ रिकॉर्ड, मतलब कि ये भी इसमें प्राइमरी की है, सॉरी कैंडिडेट की है। ठीक है, ये भी कैंडिडेट की है, यहाँ पे ये भी कैंडिडेट की है। जैसे कि हमारे पास ये टेबल है एनरोलमेंट टेबल। ठीक है, इन दोनों को छोड़ो, इसको देखो, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी है, ये भी यूनिक है। देखो दोनों अलग अलग है ना। कोर्स आईडी है, ये भी यूनिक है, दोनों अलग अलग हैं। लेकिन इसमें हम एक को प्राइमरी की बनाएंगे। सपोज करो हम यहाँ पे एक को प्राइमरी की, इसको प्राइमरी की बना देते हैं, तो ये हमारी क्या बन गई है? अल्टरनेट की। लेकिन कैंडिडेट की क्या है? दोनों ही, क्योंकि दोनों ही किसके कैंडिडेट है? प्राइमरी की बनने के लिए कैंडिडेट है। ओके, तो इन अ स्टूडेंट टेबल बोथ स्टूडेंट आईडी ईमेल कैन बी कैंडिडेट की। तो यहाँ पे ईमेल है जो, ये भी आपकी कैंडिडेट की है। उसके बाद है नेक्स्ट कंपोजिट की। कंपोजिट की क्या होता है कि जब आपका एक टेबल में एक कॉलम से आप प्राइमरी की ना बना पाओ, तो आप दो कॉलम को लेकर के क्या बनाते हो? प्राइमरी की। ठीक है, तो अ की फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू और मोर एट्रीब्यूट्स टू यूनिकली आइडेंटिफाई आ रिकॉर्ड यूज्ड व्हेन अ सिंगल एट्रीब्यूट इज नॉट सफिशिएंट। तो जहाँ पे सिंगल एट्रीब्यूट सफिशिएंट नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको स्टूडेंट आईडी दिख रही है 101 102, कोर्स आईडी 101 102। तो हो सकता है कि यहाँ पे एक ही जो स्टूडेंट है उसने दो कोर्सेज में एनरोल कर रखा हो सकता है ना। यहाँ पे 101 CSE 102 भी हो सकता है। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों को ही मिला करके हम क्या बनाएंगे? कंपोजिट की। ठीक है, तो जैसे कि अभी मैं आपको कहूँ कि AB, ठीक है, यहाँ पे आपने लिखा 1, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 2। ठीक है, 1 1 एंड 3, देन उसके बाद यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 2 2 एंड 2 3। अब आप क्या कहोगे कि ना तो हम इसको कैंडिडेट प्राइमरी की बना सकते हैं क्योंकि इसमें क्या है? डुप्लीकेसी है डाटा की। अब ना ही हम इसको प्राइमरी की बना सकते क्योंकि यहाँ भी डुप्लीकेसी। तो अब हमें प्राइमरी की कैसे बनाएं हम लोग? तो फिर कैसे बना सकते? देखो अभी इन दोनों को कंबाइन करके देखो, 1 2 यूनिक, 1 3 यूनिक, 2 2 यूनिक, 2 3 यूनिक है ना। देखो कोई भी किसी से मैच नहीं कर रहा है। तो इनको कंबाइन करके हमने क्या बनाया है? कंपोजिट की बनाया है। तो जब हम एक या एक से ज़्यादा कॉलम को एक साथ कंबाइन करके क्या बनाते हैं? प्राइमरी की बनाते हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती है? कंपोजिट की। ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही वैल्यू हमारी सफिशिएंट नहीं होती प्राइमरी की बनाने के लिए, तो हमें दो एट्रीब्यूट्स का जो है सहारा लेना पड़ता है इसमें। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डाटा इंडिपेंडेंस इन DBMS। डाटा इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट डिफाइन करो। डिफरेंशिएट बिटवीन लॉजिकल एंड फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। लॉजिकल और फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस के बीच में डिफरेंस बताओ। देखो डाटा डिपेंडेंस क्या होता है? डाटा इंडिपेंडेंस refers to the ability to change the schema at one level of the database without affecting the schema at the next higher level। जैसे कि मैं आपको कहूँ कि आपने अमेज़न चला रहे हो आप, ठीक है, अभी अमेज़न का जो सारा डाटा है वो मुंबई रखा है। ठीक है, मुंबई है जो, वहाँ पे उसके डाटा सर्वर हैं। लेकिन अमेज़न क्या चाहता है? अमेज़न चाहता है कि वो अपना पूरा का पूरा डाटा सर्वर उठा के नोएडा शिफ्ट कर दे। तो लेकिन जो आप खुद लॉगिन कर रहे हो अमेज़न में, क्या आपको लगता है कि आपके डाटा पे कोई फ़र्क पड़ेगा? क्या आपके लॉगिन आईडी पासवर्ड चेंज होगा या आपको कहा जाएगा कि आप दिल्ली से लॉगिन नहीं कर सकते, आपको तो नोएडा ही जाके लॉगिन करना पड़ेगा? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब आपकी फिजिकली जो चीज़ें हो रही है, ठीक है, जो आपके बैकएंड पे चीज़ें हो रही हैं, वो आपको अफेक्ट ना करके फिर भी उसमें आप चेंजेस परफॉर्म कर सकते हो, तो वो क्या होती है? डाटा इंडिपेंडेंस, मतलब कि डाटा इंडिपेंडेंट है। ओके,
इट एंश्योर्स दैट एप्लीकेशन रिमेन अनअफेक्टेड बाय चेंजेस इन डाटा स्टोरेज और स्ट्रक्चर। मतलब कि आप एक लेवल पे यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, चेंजेस कर रहे हो, तो वो आपका यहाँ अफेक्ट नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। अचीव्ड थ्रू 3 लेवल आर्किटेक्चर, इसमें 3 लेवल आर्किटेक्चर होता है, इंटरनल, कॉन्सेप्चुअल और एक्सटर्नल। अभी हम देखते हैं लॉजिकल और फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस में डिफरेंस। लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस, लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस क्या होता है कि आप जो आपका डाटा है उसमें आप कोई स्ट्रक्चर में, ठीक है, कोई स्ट्रक्चर में चेंजेस लेके आ रहे हो। जैसे कि आप एक लॉगिन बना रहे हो, ठीक है, लॉगिन में आपके पास पहले से क्या था, आपके पास एक स्टूडेंट आईडी है, ठीक है, स्टूडेंट आईडी भी है, नेम भी आपकी टेबल में स्टूडेंट आईडी भी है, नेम भी है। आप उसमें एक क्या और ऐड करना चाहते हो, मोबाइल नंबर, ठीक है। तो उसमें आपका स्टूडेंट के जितने स्टूडेंट्स के हमारी टेबल में नाम स्टोर हैं, आईडी स्टोर हैं, वो अफेक्ट नहीं होने चाहिए, मोबाइल नंबर आप ऐड कर सकते हो। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। मतलब कि एबिलिटी टू चेंज द कॉन्सेप्चुअल स्कीमा, कॉन्सेप्चुअल मतलब लॉजिकल स्ट्रक्चर है जो डाटाबेस की, वो चेंज नहीं होनी चाहिए विदाउट अल्टरिंग द एक्सटर्नल स्कीमा। मतलब कि जो आपका एक्सटर्नल स्कीमा पे ये दिख रहा है ना, इसमें कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए। जैसे कि एडिंग अ नेम, एडिंग अ न्यू फील्ड फ़ोन नंबर, एक फ़ोन नंबर का न्यू फील्ड नाम है आप ऐड कर रहे हो स्टूडेंट नाम की टेबल में, शुड नॉट अफेक्ट एग्जिस्टिंग क्वेरीज, दूसरी जो पहले से उसमें क्वेरीज पड़ी हुई हैं उनको अफेक्ट नहीं करना चाहिए। उसके बाद है फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है कि एबिलिटी टू चेंज द इंटरनल स्कीमा, इंटरनल स्कीमा मतलब कि जो डाटा आपके पास पड़ा हुआ है, फिजिकल स्टोरेज ऑफ डाटा मतलब कि आपके पास कोई डाटा पड़ा हुआ है HDD में, आप उसे किस में SSD में ट्रांसफ़र करना चाहते हो, तो आपके डाटा पे कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए, ठीक है। चेंजिंग स्टोरेज फ्रॉम SSD टू SSD और रीऑर्गेनाइजिंग इंडेक्सेस शुड नॉट अफेक्ट हाउ टेबल्स एंड क्वेरीज आर डिफाइंड लॉजिकली। जैसे कि अभी रेलवे का सिस्टम है, ठीक है, रेलवे का है, रेलवे का डाटाबेस है। अब रेलवे का डाटाबेस है जो, वो बैकएंड पे पता नहीं उसमें कितने चेंजेस होते हैं, क्या क्या होता है, ठीक है। अब आप को रेलवे कहने लग जाए कि नहीं अब आप ऐसे लॉगिन करो, अब आप रेल वाइज लॉगिन करो, अरे आपको क्या मतलब है, आप तो सिर्फ अपना लॉगिन आईडी डालोगे, पासवर्ड डालोगे, आप उसमें से ट्रेन को देखोगे किस में सीट बची हुई है किस में नहीं है, देन आप उसके बाद रिजर्वेशन कर दोगे। लेकिन बैकएंड पे क्या क्या हो रहा है आपको उससे कोई मतलब थोड़ी कि रेलवे का जो डाटा है वो कहाँ से आ रहा है, वो आपको दिख भी नहीं रहा है कि डाटा रेलवे का कहाँ पे है, कहाँ पे स्टोर है, किस तरीके से आपको वेटिंग दिखा रहा है, किस तरीके से नहीं दिखा रहा है। सिर्फ आपको दिखता है कि हाँ वेटिंग में है, नहीं है, ट्रांजेक्शन हो चुकी है, आपकी सीट कन्फर्म हो चुकी है। बैकएंड पे जो हो रहा है वो आपको पता ही नहीं होता है क्या होता है। तो वो हमारा क्या होता है कि जो हमारा बैकएंड पे चेंजेस हो रहे हैं तो वो हमारा क्या है, फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस, जो डाटा में चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट SQL कमांड टू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस ऑन अ टेबल स्टूडेंट। एक स्टूडेंट नाम की टेबल है, उसमें रोल नंबर है, नेम है, क्लास है, मार्क्स है, सिटी है। तो उसके लिए आपको एक क्वेरी लिखनी है। इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड, आपको स्टूडेंट नाम की टेबल में नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। बहुत डिटेल में करवाया मैंने आपको वीडियो में कि किस तरीके से आपको डाटा इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है स्टूडेंट, और क्या क्या आपको इंसर्ट करवाना है, रोल नंबर इंसर्ट करवाना है, नेम इंसर्ट करवाना है, क्लास, मार्क्स, सिटी। देन उसके बाद वैल्यूज़ एंटर करवाओगे। वैल्यूज़ में रोल नंबर में क्या एंटर करवाना है 1, नेम में अमित, क्लास में 10th A, मार्क्स में क्या एंटर करवाना है 82 एंड सिटी में क्या एंटर करवाना है भोपाल। उसके बाद जो आपके न्यूमेरिक में होंगे उन्हें आप सिंपल ऐसे लिखोगे, और जो भी आपके स्ट्रिंग टाइप के कैरेक्टर्स होंगे उन्हें इस तरीके से लिखोगे, ठीक है। उसके बाद बंद करके ब्रैकेट्स को क्लोज कर दोगे। उसके बाद है डिस्प्ले ऑल स्टूडेंट्स स्कोरिंग मोर देन 75 मार्क्स। उन स्टूडेंट की वो सारे स्टूडेंट्स को डिस्प्ले करो जो कि 75 से अबव मार्क्स जिन्होंने स्कोर किया। तो सेलेक्ट स्टार, स्टार का मतलब क्या है कि सारी की सारी डिटेल डिस्प्ले हो जाएंगी। फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट वेयर कंडीशन लगेगी यहाँ पे, मार्क्स कितने हो, मार्क्स ग्रेटर देन 15, देन क्लोज कर दोगे। अपडेट मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट हुज रोल नंबर इज इक्वल टू 5, तो उस स्टूडेंट का नाम अपडेट करो। अपडेट मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, मार्क्स अपडेट करने हैं किस स्टूडेंट के जिसका रोल नंबर क्या हो 5 हो। तो अपडेट के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले अपडेट वर्ड ही लिखना पड़ेगा आपको। देन टेबल का नाम लिखोगे, टेबल का नाम क्या है स्टूडेंट। देन उसके बाद सेट आपको वर्ड लिखना पड़ेगा, ये सिंटेक्स है। देन उसके बाद मार्क्स में चेंजेस करने ना, तो मार्क्स यहाँ पे लिखोगे इज इक्वल टू जितना आपने नया उसकी जगह स्टोर करना है। तो मार्क्स में आपने अब 90 स्टोर करवाना है। वेयर कंडीशन लगेगी रोल नंबर इज इक्वल्स टू 5। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर कंस्ट्रेंट्स, एक्सप्लेन एनी 4 कंस्ट्रेंट विद सूटेबल एग्जांपल्स। SQL कंस्ट्रेंट क्या होते हैं और इन्हें
एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करो। कंस्ट्रेंट क्या होते हैं मैंने आपको बताया था, रूल्स होते हैं, ठीक है, रूल्स होते हैं। अब मैं आपको कहूँ कि रोल नंबर स्टोर करवाओ, रोल नंबर स्टोर करो। आप कोई रोल नंबर, मैं आपको कहूँ कि रोल नंबर सिर्फ आपके डिजिट्स में होने चाहिए, 1 2 3 4, इनमें अल्फ़ाबेट्स नहीं आने चाहिए। तो रोल नंबर को आप किस तरीके से फिक्स कर दोगे, इंटीजर के तरीके से फिक्स कर दोगे। मतलब कि एक रूल हो गया ना ये रोल नंबर के लिए कि आप इंटीजर ही एंटर कर सकते हो, ठीक है। तो यही हमारे होते हैं कंस्टेंट। एसक्यूएल कंस्टेंट्स आर रूल्स अप्लाइड टू टेबल कॉलम्स टू एनफोर्स डाटा इंटीग्रिटी को मेंटेन रखते हैं, एक्यूरेसी को एंड रिलायबिलिटी को। दे रेस्ट्रिक्ट द टाइप ऑफ डाटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ कॉलम एंड एंश्योर कंसिस्टेंटी। तो इससे क्या होता है कि रेस्ट्रिक्ट हो जाता है यूजर कि आप इसी तरीके का डाटा है जो वो एंटर कर सकते हो। तो प्राइमरी की कंस्टेंट है, एक फॉरेन की कंस्टेंट है, नोटनल कंस्टेंट है, चेक कंस्टेंट है, ठीक है। चेक कंस्टेंट हमारे सिलेबस में नहीं है, आप इसे स्किप भी कर सकते हो। प्राइमरी की का मतलब क्या होता है कि इसमें हर एक वैल्यू यूनिक होनी चाहिए और नॉट नल वैल्यू होनी चाहिए। मतलब कि जैसे कि आपने रोल नंबर को प्राइमरी की बना दिया, ठीक है, रोल नंबर को प्राइमरी की बना दिया, तो आपने 1 एंटर किया, देन उसके बाद 2 एंटर किया, लेकिन आप दोबारा 1 एंटर करते हो ना, वहीं पे आपको एरर दिख जाएगा क्योंकि आपने रोल नंबर को क्या बना दिया है, प्राइमरी की बना दिया है, ठीक है। तो प्राइमरी की क्या इंश्योर करती है कि डाटा आपका यूनिक भी होना चाहिए और नोट नल होना चाहिए, ना ही ये नल को लेगा, ये नल को एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद है फॉरेन की क्या करता है, एस्टेब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स, 2 टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप को बनाता है, ठीक है। रेफरेंस प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल, तो दूसरी टेबल में वो क्या होता है, प्राइमरी की होता है, ठीक है। उसके बाद है नोटनल कंस्टेंट क्या होता है कि नोटनल में आपकी कोई भी वैल्यू नल एंटर नहीं हो सकती है, ठीक है। प्रिवेंट्स अ कॉलम फ्रॉम हैविंग नल वैल्यू, आप कोई भी उसमें वैल्यू, जैसे कि आपने रोल नंबर को क्या बना दिया, नोट नल, तो जैसे ही आप 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, 3 लिखोगे, यहाँ पे आपने नल वैल्यू लिख दिया, तो ये उस टाइम पे क्या आ जाएगा, आपका एरर आ जाएगा, नोट नल वैल्यू कभी भी नहीं लेगा उसके बाद, ठीक है। उसके बाद है चेक कंस्टेंट एंश्योर वैल्यूज मीट अ स्पेसिफिक कंडीशन, की एक स्पेसिफिक कंडीशन को वैल्यूज है जो हमारी वो मीट कर पा रही हैं, नहीं कर पा रही हैं, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द टेबल हाइट, एक टेबल है आपकी फ्लाइट नाम से, राइट एसक्यूएल कमांड्स 1st to 4 एंड आउटपुट फ्रॉम 5th to 6th। तो जो ये आपकी 1st to 4 है, इनका तो आउटपुट लिखना, कमांड लिखनी है आपने, क्वेरी लिखनी है, एंड 5 to 6, 5 और 6 की आपको क्या लिखनी है, आउटपुट लिखनी है, ठीक है। ये आपको क्या दी हुई है, टेबल दी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेरी दे रखी है, डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ ऑल फ्लाइट्स स्टार्टिंग फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। तो इसमें आपको देखो टेबल में दिखा रखा है, एफएल कोड नाम से आपका एक कॉलम है, स्टार्ट नाम से कॉलम है, डेस्टिनेशन नाम से कॉलम है, नंबर ऑफ स्टॉप्स और नंबर ऑफ फ्लाइट्स। तो ऑल के लिए आप किसका यूज़ करोगे, स्टार का, तो सेलेक्ट स्टार, डिस्प्ले करवाना ना, डिस्प्ले के लिए आप किसका यूज़ करोगे, सेलेक्ट का, ठीक है। स्टार सभी फ्लाइट्स को आपने डिस्प्ले करना है, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फ्लाइट यहाँ पे क्या आएगा आपका, टेबल का नाम, फ्रॉम फ्लाइट, वेयर स्टार्ट इन्होंने क्या कहा है, दिल्ली, वेयर स्टार्ट इज इक्वल्स टू दिल्ली। वेयर क्या होती है, आपकी कंडीशन होती है जो एक पर्टिकुलर कंडीशन को डिफाइन करती है, ठीक है। उसके बाद इसको बंद कर दोगे। उसके बाद है डिस्प्ले डिटेल ऑफ फ्लाइट्स दैट हैव मोर देन 4 नंबर ऑफ फ्लाइट्स ऑपरेटिंग, उन फ्लाइट्स को डिस्प्ले करो जो कि 4 नंबर ऑफ फ्लाइट्स जिनकी हैं, मोर देन 4 नंबर ऑफ फ्लाइट्स ऑपरेटिंग हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से भी आपको डिस्प्ले करवाना है, तो ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है कि आपको सिर्फ यही डिस्प्ले करवाना है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको सारा सब डिस्प्ले करवाना है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फ्लाइट्स वेयर जो नंबर ऑफ फ्लाइट्स है वो क्या हो, आपकी ग्रेटर देन 4 हो, ठीक है, ग्रेटर देन 4 पूछ रखा है। उसके बाद है ये आपकी क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर, ये आप मैंने बहुत डिटेल में करवाए हैं वीडियो में, आप जा करके चेक करना। उसके बाद है डिस्प्ले फ्लाइट कोड्स मतलब कि फ्लाइट कोड्स में आपका क्या है, एफएल कोड, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, सेलेक्ट एफएल कोड, डिस्प्ले करवाना है ना, तो सेलेक्ट एफएल कोड। स्टार्टिंग प्लेस आपका क्या है, कॉलम नाम स्टार्ट, देन स्टार्ट। डेस्टिनेशन आपका क्या है, कॉलम नेम डेस्टिनेशन। नंबर ऑफ फ्लाइट्स किस नाम से है, नम फ्लाइट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने इस डिस्प्ले करवाने हैं ऑफ नंबर ऑफ फ्लाइट्स। तो फ्रॉम फ्लाइट्स ऑर्डर बाय किससे कर दोगे, ऑर्डर बाय किससे करना है, नंबर ऑफ फ्लाइट्स यहाँ पे ये इस नाम से कॉलम है, तो नंबर फ्लाइट्स, और किस तरीके से डिसेंडिंग के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, DESC।
उसके बाद है ऐड 1 कॉलम रिमार्क्स इन गिवन टेबल फ्लाइट। तो ऐड करना है आपको, कॉलम को ऐड करना है टेबल में। तो कॉलम को ऐड करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, अल्टर टेबल का, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, अब टेबल के स्ट्रक्चर में हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो टेबल के स्ट्रक्चर में चेंजेस के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, अल्टर टेबल फ्लाइट। टेबल का नाम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ऐड हमें क्या करना है, ऐड करना हमें एक कॉलम ऐड किस नाम से, रिमार्क्स, रिमार्क्स नाम से कॉलम ऐड करना है। और उसकी हमें ये वेर केयर क्या है, इसका ये कंस्ट्रेंट है कि हाँ भाई ये इस टाइप का होना चाहिए। ठीक है, तो वेर केयर टाइप का वो होना चाहिए। और उसके बाद बंद कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी। आउटपुट निकालना है इस क्वेरी का। सेलेक्ट करना है आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लाइट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लाइट्स। तो मैक्स लग गया ना यहाँ पे, तो नंबर ऑफ फ्लाइट्स, तो नंबर ऑफ फ्लाइट्स में से जो सबसे मैक्सिमम है। ठीक है, तो 5 3 7 7 सबसे मैक्सिमम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आउटपुट में आ जाएगा आपका 7 फ्रॉम फ्लाइट्स। तो मैक्स नंबर ऑफ फ्लाइट्स, इस तरीके से आपका कॉलम का जो है नाम डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद इसका आउटपुट निकालना में सेलेक्ट स्टार्ट को सिलेक्ट करना है, मतलब कि इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद है काउंट स्टार को सिलेक्ट करना है फ्रॉम फ्लाइट नाम की टेबल से। ग्रुप बाय स्टार्ट से ग्रुप बाय करना है आपने। ठीक है, स्टार्ट से ग्रुप बाय मतलब कि दिल्ली एंड दिल्ली, कितना हो गया दिल्ली का 3 बार। ठीक है, उसके बाद है मुंबई कितना हो गया, मुंबई कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया। तो ये काउंट क्या करता है, काउंट करके देता है आपको। ठीक है, 2 टाइम्स हो गया मुंबई। कानपुर 1 टाइम है एंड इंदौर कितना है, 1 टाइम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्टिंक्ट एंड ऑल। डिस्टिंक्ट एंड ऑल के बीच में क्या डिफरेंस है। डिस्टिंक्ट क्या करता है, जो डिस्टिंक्ट कीवर्ड होता है ना, ये डुप्लीकेट डाटा को हमें नहीं दिखाता है, यूनिक वैल्यूज को सिर्फ हमें डिस्प्ले करता है। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट इज यूज टू एलिमिनेट डुप्लीकेट वैल्यूज फ्रॉम द रिजल्ट सेट। जैसे कि अभी मैं आपको कहूँ कि डिस्टिंक्ट सेलेक्ट करो स्टार्ट से, तो इसमें डिस्टिंक्ट क्या क्या होगा हमारा, दिल्ली, मुंबई, कानपुर एंड इंदौर, ये सिर्फ इसको डिस्प्ले करेगा। ठीक है, सिर्फ एक बार डिस्प्ले करेगा। लेकिन अगर मैं वहीं कर दूँ सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम फ्लाइट, तो ये इनको सभी को ऐसे लाइन वाइज ही डिस्प्ले करेगा। तो ऐसे लाइन वाइज डिस्प्ले करेगा तो हमारा ये बार बार आ जाएगा ना। तो डिस्टिंक्ट क्या करता है, हमें सिर्फ यूनिक वैल्यूज़ को दिखाता है, सिर्फ एक ही बार दिखाएगा। ठीक है, ऑल इज यूज टू डिस्प्ले ऑल वैल्यूज़ को ये हमें डिस्प्ले करके दिखाएगा, डुप्लीकेट भी हमें दिखा देगा। उसके बाद है डिस्टिंक्ट मस्ट बी एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइड ए क्वेरी। डिस्टिंक्ट एक क्वेरी को स्पेसिफिकली हमें दिखाता है। ऑल इज द डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ सेलेक्ट इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड। ऑल क्या करता है, अगर आप कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करते हो तो ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है हमारा। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया है कि अगर आप डिस्टिंक्ट वर्ड का यूज़ नहीं करोगे तो वो आपको पूरी की पूरी क्वेरी आपको रिजल्ट में दिखा देगा। उसके बाद द रिटर्न्स ओनली यूनिक रिकॉर्ड को दिखाई गई, ऑल रिकॉर्ड को दिखा देता है। ये जनरली एग्रीगेट फंक्शंस के साथ यूज़ किया जाता है। ठीक है, डुप्लीकेट कैलकुलेशंस को अवॉइड करने के लिए। और ये क्या करता है, डुप्लीकेट्स को इंक्लूड करता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या किया जाता है, इंक्लूड डुप्लीकेट वैल्यूज़ वाइल परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस। ठीक है, तो जब आपको डुप्लीकेट वैल्यूज़ की ज़रूरत होती है तो तब इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रुप बाय क्लाउज इन एसक्यूएल। ग्रुप बाय क्लाउज का सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, तो ग्रुप बाय क्लाउज क्या है, द ग्रुप बाय क्लाउज इन एसक्यूएल इज यूज टू अरेंज रोज हैविंग द सेम वैल्यू इन स्पेसिफाइड कॉलम्स इनटू समरी ग्रुप्स। जैसे कि अभी हमने ग्रुप बनाए हैं, ग्रुप किससे बनाए थे हम लोगों ने, जो हमारे स्टार्ट है, स्टार्ट्स के ग्रुप बनाए थे हमने। कैसे बनाए थे, एक ये ग्रुप बना था, एक ऐसे ग्रुप बने थे ना ये हमारे। तो ये वो कैसे ग्रुप बने थे हमारे, ग्रुप बाय कॉलम से, ग्रुप बाय क्लाउज से। तो ग्रुप बाय क्या करता है कि सेम जो चीज़ें हैं उनके क्या करता है, ग्रुप बना करके हमें रिटर्न करता है। तो ये जनरली किसके साथ यूज़ किया जाता है, एग्रीगेट फंक्शंस के साथ, काउंट करने के लिए, सम करने के लिए, एवरेज फाइंड करने के लिए, मैक्सिमम फाइंड करने के लिए, मिनिमम फाइंड करने के लिए। अभी मान लो मैं कहूँ कि हमारे पास एक एम्प्लॉय नाम की टेबल है। ठीक है, एम्प्लॉय नाम की टेबल है, उसमें क्या है कि अभी अलग अलग डिपार्टमेंट है, मान लो आपको अलग अलग एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉय नेम है। ठीक है,
एम्प्लॉय नेम है, यहाँ पे डिपार्टमेंट भी हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट भी हैं। अभी आपको कहा जाए कि ABCDEFGH ये एम्प्लॉय हैं, ठीक है। ये किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, ये भी 1 नंबर डिपार्टमेंट में काम करता है, ये भी 1 में, ये भी 1 में, ये 2 में, ये 2 में, ये 3 में, ये 4 में, ये 1 में। तो अभी मैं कहूँ कि डिपार्टमेंट जो है एम्प्लॉय को ग्रुप कर दो बाय डिपार्टमेंट वाइज, तो 1 नंबर जो डिपार्टमेंट है उसमें कितने एम्प्लॉय हो गए, 1 2 3 4 हो गए ना। 2 नंबर डिपार्टमेंट में कितने हो गए हैं, 2 हो गए हैं। 3 में कितने हैं, 1। 4 में कितने हैं, 1। तो इस तरीके से हमारा काम आता है, ठीक है, कि एग्रीगेट फंक्शंस के ऊपर कि हाँ भाई आपको इनका सम करना है, आपको इनका एवरेज करना है, कैलकुलेट। तो इस तरीके से हमारा काम आता है, ठीक है। तो डाटा ग्रुपिंग के हमारे काम आता है ग्रुप बाय ग्रुप्स रिकॉर्ड दैट हैव आइडेंटिकल वैल्यूज इन 1 और मोर कॉलम्स इनेबलिंग डाटा स्ट्रक्चर एनालिसिस, ठीक है। उसके बाद एग्रीगेट फंक्शंस के साथ यूज़ किया जाता है। इट अलाउज एग्रीगेट फंक्शंस टू प्रोड्यूस ग्रुप वाइज रिजल्ट। ग्रुप वाइज रिजल्ट के ये प्रोवाइड जब हमें करता है उसके काम आता है, ठीक है। उसके बाद समराइज्ड आउटपुट हमें इसका मिल जाता है ग्रुप बाय हेल्प्स इन जनरेटिंग समराइज्ड एंड मीनिंगफुल रिपोर्ट्स, ठीक है। मीनिंगफुल रिपोर्ट्स हमें इससे मिल जाती हैं। डाटा की जो एनालिसिस है उसे इम्प्रूव करता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी सेलेक्ट करना है, एवरेज सेलेक्ट करना है फ्रॉम एम्प्लॉय नाम के टेबल से, और ग्रुप बाय किससे करना है आपने, डिपार्टमेंट आईडी से, मतलब कि डिपार्टमेंट वाइज उनका क्या करना है आपने, ग्रुप बनाना है एंड देन उनकी क्या करनी है, सैलरी का एवरेज कैलकुलेट करना है। ओके, तो ठीक है गाइज, काफ़ी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं DBMS SQL के भी। अब इसके बाद है जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो आपकी फाइल हैंडलिंग पे रहेगी, ठीक है। फाइल हैंडलिंग पे हम वीडियो करेंगे। फाइल हैंडलिंग के क्वेश्चंस अभी अब तक हम लोगों ने नहीं करे हैं तो वो हम करेंगे, ठीक है। और किसी और चैप्टर के क्वेश्चन आपके रहते हैं तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगी, ठीक है गाइस। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।